दोस्तों मैं हूं जानवी और ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है पॉलिटी का, क्योंकि मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो मैं घटा चक्र को कंप्लीट कर रही हूं, जिसमें मैं पॉलिटी का भी पार्ट 4 वीडियो बना रही हूं। देखिए पहला इसमें हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली क्या है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना। सिक्किम भारत का, देखिए सिक्किम जो है ना भारत का राज्य शाह राज्य बना 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा एक शाह राज्य बना, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत एक पूर्ण राज्य बना। लेकिन चूँकि यहाँ 36वां नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए हम 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974 में कहेंगे। लेकिन इसके तहत सिक्किम शाह राज्य बना। पूरी तरीके से राज्य कब बना था, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में बना था। ठीक है, देखिए 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो कितना नंबर वाला राज्य बना था, तो 22 नंबर का राज्य बना था। ठीक है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, तो 1975 में बना था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य बना था सिक्किम। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। यानी कि बिहार को काट के एक और राज्य बनाना है, तो कैसे हम बना सकते हैं, तो राज्य विधानसभा के में कानून पारित करके नहीं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके बिल्कुल भी नहीं, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके बिल्कुल भी नहीं, तीन में से कोई नहीं। इन तीनों से नहीं कर सकते तो कैसे होता है, हमारा भाग 3 क्या कहता है कि भारत के अंदर उपस्थित जो भी राज्य है उसके क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन जो भी करना है वो हम अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा, हमारा संसद करेगा, ना कि विधानसभा राज्यपाल के अध्यादेश या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। इन सब कारणों से नहीं होगा, हमारा सिर्फ संसद करेगा। ठीक है, राज्य का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य निर्माण करना संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है। अतः विशिष्ट विकल्प डी होगा। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। और कौन सा अधिनियम था, तो 1971 के अधिनियम के द्वारा 1972 में मणिपुर के साथ मेघालय तथा त्रिपुरा, इन दोनों राज्य का भी हुआ था गठन, जो कि 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अधिनियम था 1971 का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना, हमारा झारखंड। 28वां राज्य कौन बना, झारखंड बना। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन। देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था फजल अली आयोग के द्वारा। कब किया गया था, 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर फजल अली आयोग के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो गया कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य का
वर्गीकरण के लिए आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ था। किन राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए, तो पृथक रूप से सृजन किया गया था 1953 में, क्योंकि फजल अली आयोग का गठन भी 1953 में हुआ था। और चूँकि यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे श्री राम उल्लू, उन्होंने भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1953 में। इसलिए फजल अली आयोग जिस समय गठित हुआ था 1953 में, उसी समय आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में आई, जिसके आधार पर राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो गया था। जिनमें से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? देखिए, फजल अली आयोग के 3 सदस्य थे। एक थे फजल अली जो कि अध्यक्ष ही थे, और फिर KM पनिक्कर थे, हृदयलाल कुंजलू, KM पनिक्कर, हृदयलाल कुंजलू और फजल अली जो कि अध्यक्ष थे। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। सदस्य कौन था? हृदयलाल कुंजलू और KM पनिक्कर। कुल 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे जो कि फजल अली थे, 2 अन्य सदस्य थे जो कौन थे? हृदयलाल कुंजलू, KM पनिक्कर थे। इनमें कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों का निर्माण की सिफारिश की, अतः विकल्प D सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से अनुच्छेद 5 से 12 तक भाग 2 में है नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार है। जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, किसी भूभाग में सम्मिलित होकर, और ये वाला नहीं, बैंक के धनराशि ये नहीं होता है, और फिर किसी भूभाग पर सम्मिलित होकर पंजीकरण या कहे रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और दूसरा होता है भूमि अर्जन, इसके आधार पर, याद कहे देशीकरण, हाँ देशीकरण इसको कह सकते हैं। हाँ, देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जिसके 5 तरीके। नंबर 1, जन्म के आधार पर, 2, रक्त संबंध या वंशक्रम के आधार पर ऐसे, नंबर 3, रजिस्ट्रेशन, नंबर 4, देशीकरण, और नंबर 5 है किसी भूभाग में भारत में सम्मिलित द्वारा। किसी भूभाग को, जैसे कि सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, लेकिन वो अनुच्छेद 3 के तहत भारत उसका भूभाग भारत में सम्मिलित हो गया, तो वहाँ के जितने भी नागरिक थे सभी ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक हो गए। भारतीय बैंक के धन जमा करने एवं वाणिज्य व्यवहार, ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता कानून पारित हुआ था। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नागरिकता विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से भी पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। देखिए, 9 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ था लोकसभा में, और लोकसभा से पारित भी कब हो गया? 9 दिसंबर को। फिर राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। फिर राष्ट्रपति इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता अधिनियम 2019 से संबंधित है। 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया, यानी कि 11 मार्च 2024 से पूर्ण रूपेण लागू हो गया था। कौन? नागरिकता अधिनियम, नागरिकता विधेयक, यानी कहे नागरिकता संशोधन 2019। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? नागरिकता, देखिए, इसका उद्देश्य है ना कि जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में ना जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक
वहाँ पर कौन हो सकते हैं? मुस्लिम? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते थे। इन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करना, ये था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करना। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत? 12 से 35 में है। 12 से 35 तक नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एक को मौलिक अधिकार से हटा के उसे कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है ना, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। इन दोनों को इसका संरक्षण करना है। इसके लिए वो रीट जारी करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रवर्तन ऐसा विषय है जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 82 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि संविधान के मूल ढांचा के संरक्षण का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में है। भारत के उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के जरिए संविधान के उल्लंघन से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, जिसके माध्यम से वे कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग इसी का सही उत्तर, विकल्प सी को सही उत्तर मानते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न तहत में आता है। मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है और एक संवैधानिक अधिकार भी है। ठीक है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए क्या क्वेश्चन करता है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है। मौलिक अधिकारों पर औचित्य यानी कि कुछ सोचा समझा हुआ प्रतिबंध लगाता है, कि
औचित्य की ध्यान में रखना चाहिए। औचित्य में क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होगा तभी उस पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या है, सामान्य जन का हित का संरक्षित होना जरूरी है कि अगर हमको कुछ मौलिक अधिकार मिल रहे हैं तो उस मौलिक अधिकार से दूसरों का अधिकार तो नहीं ना छीनना चाहिए। इसलिए यह हमारे सामान्य जनहित, जन के हित को लेकर चलना चाहिए। दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं को अवरोध ना हो। अगर हमको कुछ अधिकार मिल रहा है तो उससे सामाजिक मूल्य यानी कि समाज में जो भी चीज़ है उसको और सामाजिक आवश्यकताओं पर कोई अवरोध ना लगे, कोई रुकावट ना हो, जो सही चीज़ है उस पर कोई रोक ना लगे। फिर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नज़रअंदाज किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि डीपीएसपी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। देखिए, डीपीएसपी राज्य के पास है कि राज्य उसको लागू कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और डीपीएसपी में जो कुछ बातें हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकार में भी है, अगर हम डीपीएसपी को नज़रअंदाज कर सकते यानी कि हम अपने मौलिक अधिकारों को नज़रअंदाज कर सकते, जो बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये गलत है। सामूहिक हित बृहत नहीं है। सामूहिक हित बृहत नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हमें सामूहिक हित के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल गलत है। सामूहिक हित को लेकर ही तो मौलिक अधिकार बना है, इसलिए 1 और 2 सही होगा। क्या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएं भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सर्वत्र आवाज संचरण आदि पर राज्य द्वारा कानून के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 2 और 19 के 6 तक यह प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्य जैसे भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, साधारण जनता, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण और व्यावसायिक तकनीकी योजना आदि के हितों अथवा न्यायालय आवागमन, मानहानि, अपराध, ये सब जो है उद्दीपन के संबंध में लगाए जाए। जो चीज़ हो रहा है, जैसे कि कहते हैं कि अनुच्छेद 19 जो है आपातकाल के समय अपने आप समाप्त हो जा सकता है, उसको रोकने का जरूरत नहीं है, हाँ होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं। और अनुच्छेद 20-21 आपातकाल के भी समय जो है ना ये नहीं रोका जा सकता है। इसका यही महत्व है कि औचित्यपूर्ण पर हम रोक लगा सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 में कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कि हम बोले अनुच्छेद 19 में मीडिया की स्वतंत्रता है। अगर हम मीडिया को आपातकाल के समय स्वतंत्र रखेंगे तो कहीं भी जा सकता है, कुछ सीक्रेट बातों को रिवील कर सकता है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ औचित्यपूर्ण बातों पर प्रतिबंध लगाना, अनुच्छेद 19 पर रोक लगाना और औचित्य होना चाहिए, यानी कि इस पर बात होनी चाहिए तभी उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से रीट लागू कर सकते हैं? अवैध हिरासत मतलब कि बिना किसी बात के हम हिरासत कर रहे हैं, हिरासत यानी उसको कैद कर रहे हैं, तो उस पर कौन सा रीट चालू होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि बंदी को हिरासत में लेने का कारण क्या है? प्रत्यक्षीकरण यानी कारण बताओ कि आप किस हिरासत में ले रहे हैं। तो यही है कि अवैध हिरासत के खिलाफ हम अगर कोई हमें अरेस्ट कर रहा है तो मेरे पास अधिकार है कि हम उससे पूछे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप हम कारण बताइए कि आप किस कारण से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। अरेस्ट वारंट उसी को कहते हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है, या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ठीक है, यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकार को आदेश दिया जाता है, यानी जो बंदी किया हुआ है, हमें कैद में रखा, उसके लिए आदेश आता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को है। देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार नागरिकों को है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नागरिकों को है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी है और नागरिकों को भी है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार विधिक या अपराधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तथापि इनमें प्राप्त संपत्ति अर्जित करने का अधिकार राइट टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो मूल संविधान के अनुच्छेद 19 से 1 के चौके नागरिकों को प्राप्त है, शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संबंधित संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? इस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है, उसका धर्म है वो मान सकता है। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण इसकी भी मांग कर सकता है कि वो अगर भारत में आया है, घूम फिर रहा है, तो फिर उसकी व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि वह घूम सके अच्छे से, उसके साथ कुछ गलत ना हो, इस चीज़ का भी वह मांग कर सकता है। व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं, वह व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता है। भारत में कानून के सम्मुख समानता इसका अधिकार है, इसकी भी मांग कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है और वह व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मान्यता मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। देखिए, व्यापार और व्यवसाय का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को है। 15, 16, 19, 29, 30 इसको याद रखिएगा। ये 5 अनुच्छेद से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। के 1929 के तहत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं प्राप्त है? देखिए, कानून के समक्ष समता का अधिकार ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तो ये तो नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी दोनों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं प्राप्त है। अगर हम स्वतंत्रता उसे देते हैं ब्रिटिश को, तो वो भारत की सभी चीज़ों की डिमांड कर सकता है, ये नहीं हो सकता। इसलिए केवल 2 होगा, 1 और 3।
भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का एक को भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिक जैसे विदेशी को प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के स्वतंत्रता और कानून के अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा नहीं दिया है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये मिला, संपत्ति का अधिकार ये भी मिला, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार ये दिया गया है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी दिया गया। कौन नहीं दिया गया? संपत्ति का अधिकार जो क्यों नहीं, कब हट गया? पहले था नहीं, मूल संविधान में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिस समय मोरारजी देसाई हमारे पीएम थे, इस समय इसे संवैधानिक मौलिक अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद अब 300 के क में है, भाग 12 में है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 26/6/2079 से प्रभावित द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया। इसे विधि या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था? तभी मैं बताया था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। चौलीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के क के तहत कानूनी अधिकार स्थापित किया गया, भाग 12 में है। आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समय में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना अनुच्छेद 19 के 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में है? अधिकार में भी है। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार में? सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19, काम का अधिकार अनुच्छेद 19, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 और मकान का अधिकार, भूमि अर्जन का अधिकार अनुच्छेद 19 में। तो ये चारों है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है अतः मूल अधिकार। इसके तहत सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा तथा मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, शिक्षा का भी अधिकार, शिक्षा का अधिकार मानवीय अधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवीय अधिकार का सार्वभौम घोषणा पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान उल्लिखित नहीं, इस प्रकार ए और सी दोनों सही है। इस प्रकार ए सूचना का अधिकार है और मकान का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है।
भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 में। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करके सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के संसद द्वारा पारित किया गया तत्व संबंधित संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसे जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। धार्मिक स्वतंत्रता पहले से थी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पहले से था, संपत्ति का अधिकार पहले था पर अब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के तक की आयु वाले सभी बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अतः निकटतम उत्तर के रूप में डी का चयन सही होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19 से 1 में वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को कहा जाता है। उत्प्रेषण को कहा जाता है पोस्टमार्टम। क्यों कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा हृदय का संवैधानिक उपचार के अधिकार में उत्प्रेषण रीत को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दिया गया? मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्ति दी गई। किसको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध।